हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सीकर्स। मेरा नाम श्वेता है और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे नीट का पूरा कंटेंट डिटेल वे में और ट्रिक्स के साथ डालने वाली हूँ, जिससे आपको याद करना काफ़ी आसान हो जाए और मेरे वीडियो का ड्यूरेशन भी कम होगा, यानी कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना भी नहीं भूलना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हम लोग एयर को अंदर लेते हैं, उसके बाद वो ट्रेकिया के थ्रू वो लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद वो हार्ट में जाता है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, और फिर पूरे बॉडी में जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड से वो पूरे बॉडी में जाता है। सपोज़ ये O2 आया ब्लड से, ये ब्लड के थ्रू O2 आया जिसे हमारा बॉडी यूज़ किया, और ग्लूकोज और ये O2 मिलके ATP प्रोड्यूस किया। ठीक है, ATP के साथ एक गैस प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी CO2, जिसे वापस ब्लड में भेज दिया जाता है, ब्लड से फिर लंग्स, और हम लोग उसे नोज़ से फिर बाहर निकालते हैं। इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता कहाँ है ये भी मैं बता चुकी थी। यहाँ देखो आप, ये मैंने एक डायग्राम लगा के रखा है। इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे थोरैसिक कैविटी में होता है। ये देखो, पहले ये बॉडी है, सपोज़ ये बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर 1 मिनट, तो इसके ऊपर का जो पार्ट है, ये एक बॉडी के अंदर, ये समझो ये खाली स्पेस है। ओके, इसे क्या बोलते हैं? सीलोम। इसे क्या बोलते हैं? सीलोम। ठीक है, और इसके यहाँ पे 2 पार्ट हैं। ऊपर वाले पार्ट को थोरैसिक कैविटी, यहाँ आप फिगर में देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। ओके, और ये नीचे का पार्ट है, इसे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ये नीचे वाला पार्ट है, इसे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। क्लियर? ये वाले पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर के पार्ट को थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और ये जो रेड कलर का आपको बीच में पार्टीशन दिख रहा है, ओके, इस पार्टीशन को डायफ्राम बोलते हैं। क्लियर? अभी आपको ये समझ में आ गया कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन बॉडी के किस जगह पर है। ये कहाँ है? थोरैसिक कैविटी के अंदर है। क्लियर? अभी आप देखो थोरैसिक कैविटी में क्या होता है। ये मैंने एक डायग्राम लगाया है, रिब केज का है। अभी मैं पहले आपको कुछ टर्म समझा दूँ, उसके बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, और ये टर्म इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एक बंदे का फ़ोटो है। ठीक है, इसके सामने का फ्रंट साइड, जिधर इसका फेस है, इस साइड को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। ये टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ बताने के लिए इसका पोजीशन तो जनरली वेंट्रल और डॉर्सल, ये सारे टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही वेंट्रल साइड आए, वेंट्रल का मतलब फ्रंट साइड, जिधर हमारा फेस है, ओके, और इसके बैक साइड, पीछे की तरफ, ये बैक साइड क्या है? इसे क्या बोलते हैं?
डॉर्सल, ठीक है, इसे बोलते हैं डॉर्सल साइड। क्लियर? और जिस साइड इसका सर है ऊपर, ऊपर की तरफ, इस साइड को क्या बोलते हैं? एंटीरियर, एंटीरियर साइड। और जिस साइड उसका पैर है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इस साइड को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। तो अगर कहीं पे आपको ये टर्म आए कि ये इस बोन इसके वेंट्रल साइड में होता है या ये ऑर्गन इसके डॉर्सल साइड में होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड में होता है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये फ्रंट साइड में है। डॉर्सल साइड में है, इसका मतलब ये बैक साइड में है, ठीक है। तो ये सारे टर्म आप याद रखना। इसके बाद अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे लंग्स में हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि एयर को अंदर लेना एंड बाहर निकालना। तो जब हम लोग एयर अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को इन्हेलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं? इन्हेलेशन, यानी कि ब्रीथ इन, इसे हम लोग ब्रीथ इन, इसे इन्हेलेशन बोलते हैं। ओके, इन, ब्रीथ इन यानी अंदर लेना। जब हम लोग एयर को अंदर लेते हैं तो उसे इन्हेलेशन बोलते हैं, इनहेलेशन। क्लियर? इसमें एयर क्या होता है? ब्रीद इन करने से एयर हमारे लंग्स में जाता है, ठीक है। और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को एक्सेलेशन बोलते हैं, यानी कि ब्रीथ आउट। इसे क्या बोलेंगे? एक्सेलेशन। आउट, एक्सहेल करना। एक्सहेल करना मतलब बाहर करना। तो हम लोग किस गैस को बाहर करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेने के प्रोसेस को, ब्रीद इन को इन्हेलेशन बोलते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने को एक्सहेलेशन बोलते हैं। क्लियर? ये देखो बच्चों, ये रिब केज है। ये कहाँ होता है? हमारे थोरैसिक कैविटी में, बॉडी के अंदर इस तरीके से पूरा एक कैविटी, खाली स्पेस होता है। लंग्स कहाँ रहते हैं? ये सपोज़ ये थोरैसिक कैविटी है पूरा, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों साइड, दो लंग इस थोरैसिक कैविटी में से, और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये सपोज़ थोरैसिक कैविटी है, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से लंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये देखो, ये यहाँ पे एक केज जैसा दिख रहा है, ओके। इसके अंदर ही यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और लंग्स के ऊपर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये एक पूरा बॉडी है, ओके। उसके अंदर एक लाइनिंग होती है, और लंग्स के ऊपर भी एक लाइनिंग होती है। मैंने आपको बताया था कि उस कवर को क्या बोलते हैं? प्लूरा, ठीक है। प्लूरा की 2 लेयर होती है, पहले मैं बता चुकी हूँ। एक लेयर कहाँ होती है? बिल्कुल इसके लंग्स के ऐसे, लंग्स के पास होती है, और दूसरी लेयर यहाँ, ठीक है। अब ऐसे आप एक चीज़ और जान लो, एक टर्म जो हमारे बॉडी के अंदर का पार्ट है, उसे हम लोग विसरल ऑर्गन बोलते हैं, ओके। तो ये लंग्स कहाँ होता है? बाहर होता है या अंदर होता है? ऑब्वियसली हमारे बॉडी के अंदर होता है। लंग्स हमें दिखता नहीं है ऊपर से, राइट। तो ये बॉडी के अंदर होता है, और इसके ऊपर जो लेयर होती है इसे विसरल प्लूरा बोलते हैं।
विसरल प्लूरा। और जो सेकेंड लेयर है जो बाहर साइड में है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ बॉडी के अंदर का जो भी पार्ट होता है उसे हम लोग विसरल ऑर्गन बोलते हैं। लंग्स भी हमारे बॉडी के अंदर होता है तो वो भी एक विसरल ऑर्गन है। उसके ऊपर जो लेयर होती है उसे विसरल प्लूरा बोलते हैं। और आप जानते हो कि ये डबल लेयर्ड होती है, एक लेयर और होता है, हम लोग पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। इतनी बात आपको पहले से पता है। और इसके बीच में यहाँ पूरा फ्लूइड होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। क्लियर, समझ में आ गया। अभी आप देखो ये डायग्राम जो मैंने यहाँ लेफ्ट में लगा के रखा है, ये इसे रिब केज बोलते हैं। ओके, अब ये रिब केज में आप देख रहे होगे कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जो फ्रंट साइड में है, ठीक है। हमारे बॉडी के फ्रंट में यहाँ एक बोन होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, स्टर्नम। और बैक साइड डोर्सल साइड में इस तरीके का बोनी स्ट्रक्चर होता है। और ये एक सिंगल बोन नहीं होता है, इसमें आप देखोगे कि अलग अलग बोन के पार्ट होते हैं। एक बोन को, इंडिविजुअल बोन को वर्टिब्रे बोलते हैं। और इस तरह का पूरा 26 बोन्स होते हैं, उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये पीछे साइड में होता है, बैक बोन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और एक चीज़ आप इसमें और देख सकते हो इस डायग्राम में कि वर्टिब्रल कॉलम से इस तरीके से इस तरीके से यहाँ से ये बोन आके वर्टिब्रल कॉलम से आके यहाँ आगे में स्टर्नम से जॉइन हो रही है। यहाँ आप देखो ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से शुरू होके और आगे आती है और ये स्टर्नम से जॉइन हो रही है। क्लियर, ये सारे रिब केज हैं और ये एक रिब केज बनाती है, ठीक है। और इसे बोन को क्या बोलते हैं, रिब्स। इतनी बात क्लियर है आपको। ओके, अभी ये सारे टर्म मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपको ये बताने वाली हूँ कि ब्रीदिंग प्रोसेस होता कैसे है, एयर कैसे अंदर आता है और बाहर कैसे चला जाता है, ठीक है। इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। और इसमें आप ये देखोगे कि ये रिब्स, और ये आप याद रखो बच्चों कि ये जो चैम्बर होता है, थोरैसिक चैम्बर, ये एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में ये वाला जो दिख रहा है ये डायफ्राम है, ठीक है। ये थोरैसिक चैम्बर को डिवाइड करता है, ऊपर में ये कैविटी को डिवाइड करता है, ऊपर में थोरैसिक चैम्बर और नीचे में एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थोरैसिक चैम्बर जो होता है वो एयर टाइट है। अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको बीच में ऐसा लग रहा होगा कि ये स्पेस है, ये स्पेस खाली नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे इस तरीके से मसल्स लगे होते हैं, ठीक है। ये दो रिब्स के बीच में, ये जो बोन दिख रहे हैं, रिब्स दिख रहे हैं, इनके बीच में इस तरीके से मसल होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ये दो के बीच में है इसलिए इसे इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। क्लियर,
इन्हें क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ये याद रखो आप बच्चों कि जहाँ पे भी ये कोस्टल वर्ड होता है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी ये कोस्टल वर्ड दिखे तो आप समझ लो कि ये रिब्स के बारे में बात हो रही है। इंटर, दो रिब्स के बीच का मसल है ये। इंटर मीन्स दो के बीच का हुआ, इसलिए इसे इंटर, और रिब्स से रिलेटेड है इसलिए कोस्टल, और मसल है तो इसका नाम क्या दिया गया? इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अभी इस डायग्राम में क्लियर आपको विजिबल होगा कि ये वाला साइड आगे का है, ठीक है, ये साइड फ्रंट साइड है। इस फ्रंट साइड को क्या बोलते हैं? इस फ्रंट बोन को स्टर्नम, फ्रंट साइड वाले बोन को स्टर्नम। ये पीछे में आपको बोन दिख रहा होगा, इसे हम, ये देखो, ये सारे जो बोन हैं इन्हें हम वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, और एक बोन है तो वर्टेब्रे, ठीक है। और ये आके पीछे से आके बैकबोन से आके वर्टेब्रल कॉलम से आके आगे स्टर्नम से यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। ओके, ये सारे जो है लेटरल साइड में ये जितने भी बोन हैं इन्हें रिब्स बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पे ये डायफ्राम है जो इसकी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। अभी आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो फिर आपको ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम लोग एयर लेते कैसे, एयर अंदर कैसे आ जाता है और बाहर कैसे चला जाता है। ओके, इसको मैं समझाने के लिए आपको पहले एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ आपसे पूछती हूँ कि हवा, आपने सुना होगा कि विंड ब्लो कैसे करती है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में ब्लो करती है? जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। एक साइड सपोज़ इस रीजन में प्रेशर कम है और इस रीजन में प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है। क्लियर? इसका मतलब एयर का कॉन्सेंट्रेशन जितना एक तरफ अगर ज़्यादा है, उधर का प्रेशर ज़्यादा है, तो वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। सपोज़ ये 3 एरिया है, ये 3 एरिया में मैं डिवाइड कर दूँ। यहाँ पे एयर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ आप देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे कम है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, दोनों में डिफरेंस आया, यहाँ बहुत ज़्यादा, ओके, यहाँ थोड़ा सा कम। एयर किधर मूव करेगी? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि अब ये एयर यहाँ से इस साइड मूव करेगी और फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। ओके, यानी कि दोनों साइड का सेम हो जाएगा। ओके, यहाँ का मैं ये इरेज करके आपको यहाँ इसके जस्ट नीचे ड्रॉ करके बताती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों, इधर की लेफ़्ट साइड की एयर इस साइड मूव की, अभी दोनों साइड इक्वल होगा। ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, यानी कि एयर, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी मैकेनिज़्म होती होगी। हम लोग जब इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब एयर को अंदर लेते हैं, तो जब हम लोग अंदर लेते हैं यानी कि हमारे अंदर का प्रेशर, हमारे लंग्स का प्रेशर ज़रूर बाहर के प्रेशर से कम होगा, तभी बाहर से एयर अंदर आती है, ठीक है। और जब हम लोग एक्सेल करते हैं यानी ब्रीद आउट करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जिससे
हमारे अंदर हमारे लंग्स का प्रेशर वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता होगा, तभी वो अंदर का एयर बाहर आ जाता है। आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा कि मैं ये आपको क्यों समझा रही थी कि विंड कैसे ब्लो करती है। क्लियर? तो ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमारे लंग्स का प्रेशर वो बाहर के प्रेशर से कम हो जाता है या फिर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है? ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक कंटेनर दिखाती हूँ। कंटेनर लेते हैं, ये इतना बड़ा सा एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा कंटेनर है। इसके अंदर जितने एयर पार्टिकल्स हैं मैं काउंटेड फॉर्म में बना देती हूँ जिससे आप काउंट कर सको। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। मान लो इस कंटेनर के अंदर कुछ 11 चीज़ें रखी हुई हैं और सेम चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ओके, इसके अंदर आपने फर्स्ट कंटेनर के अंदर आपने एक 10 चीज़ें रखी, 10 चीज़ें रखी, और ये स्मॉल वाला जो सेकंड कंटेनर है इसके अंदर भी आपने 10 चीज़ें रखी। तो कहाँ पे ज़्यादा टक्कर होगा, कौन ज़्यादा प्रेशर लगाएगा? ऑब्वियसली जो छोटा है, राइट? जो कंटेनर छोटा है वहाँ चीज़ें उतनी ही रखी हैं। 10 चीज़ें बड़े वाले कंटेनर में भी है, 10 चीज़ें छोटे वाले कंटेनर में भी है, मगर छोटे वाले कंटेनर का वॉल्यूम चूँकि कम है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर? अब अगर एक आप छोटे से रूम में रहते हो, एक छोटे से रूम में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसमें 10 लोग रहे, तो छोटे रूम में जहाँ 10 लोग हैं वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, टक्कर ज़्यादा होगी, राइट? तो सेम फंडा हमारे अंदर भी अप्लाई होता है। जब हम अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा कब होगा? जब वॉल्यूम कम होगा। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी बड़ी हो जाती। ओके, यानी कि जब हम लोग वहाँ का वॉल्यूम बड़ा हो जाता है तो प्रेशर कम होता होगा, राइट? जब वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, जैसे इस कंटेनर में वॉल्यूम बड़ा हो गया, वॉल्यूम बड़ा होने पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो बाहर से एयर अंदर आएगा, ठीक है। और जब वॉल्यूम छोटा है, जब एक्सेल करते हैं तो थोरेसिक कैविटी छोटी हो जाती है, ऐसा लगता है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब छोटी हो जाएगी यानी कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो जहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से एयर दूसरी तरफ चली जाएगी। तो जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब अंदर का साइज़ बड़ा और छोटा, थोरेसिक चैम्बर का साइज़ बड़ा और छोटा होता कैसे है, अब आप ये समझ लो। इतनी बातें आपको अगर क्लियर हैं तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो चीज़ें हैं। पहला चीज़, आपको ये पता चल गया कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, यानी कि एक तरफ का हाई प्रेशर है, दूसरी तरफ का लो प्रेशर है, तो हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। यानी हमारे अंदर भी ये मैकेनिज़्म होता है कि जब हम लोग इनहेल करते हैं, इसका मतलब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और हमारे अंदर का कम होगा, तभी बाहर से एयर अंदर आती है। क्लियर?
और जब हम एक्सेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो हमारे अंदर का प्रेशर ज़रूर ज़्यादा होता होगा तभी, और बाहर का प्रेशर कम होता होगा, तभी हम अंदर ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो एयर निकलती है। क्लियर? अब प्रेशर ज़्यादा और कम होता कैसे है? आपने एक मे बी फिजिक्स में एक लॉ भी पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि यहाँ मैं लिख देती हूँ, बॉयल्स लॉ ये क्या बोलता है? द प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर is inversely proportional to वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर कंटेनर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, और प्रेशर जितना वॉल्यूम जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। यानी हमारे अंदर जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर कम हो जाता होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर कम होता होगा, तो बाहर का एयर अंदर आता होगा, राइट। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे अंदर का एयर बाहर चला जाता है। होप मैं बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ। अभी डायफ्राम के पोजीशन से समझते हैं, और इंटरकोस्टल मसल क्या का यहाँ पे क्या रोल है वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने में, ये पहले आप डायग्राम देख लो फिर समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि ये इस डायग्राम में ये डायफ्राम का पोजीशन है। ठीक है, ये डायफ्राम है, मैं आपको बताई हूँ पहले। तो जब ये रिलैक्स पोजीशन में रहता है, ये सपोज ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, जब ये रिलैक्स्ड पोजीशन में रहता है तो इसका शेप ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ आता है। ये थोरेसिक कैविटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे आ जाता है। तो आप ये सोच लो कि जब इसे हम नीचे की तरफ करेंगे, इस डायग्राम में आप देखो और इमेजिन करो कि जब इस डायफ्राम को हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जो अंदर का स्पेस है वो बड़ा हो जाएगा, वो वहाँ पे जगह थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, राइट। वहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? यानी कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, इस तरीके से वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जब ये इस डायग्राम में आप सोचो कि ये डायफ्राम थोड़ा सा नीचे हो गया है कॉन्ट्रैक्ट होके, तो जब ये नीचे होगा तो अंदर ये जो आपका चैम्बर है यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिलेगा, राइट। यानी कि वहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ये एक रोल है डायफ्राम का। सेकंड, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल में दो होते हैं, एक बाहर के साइड में होते हैं, यहाँ देखो आप, ये रिप, ये इस तरीके से ये रिप है आपका, ये बोन है, और जो सपोज ये रिब है, यहाँ जो बाहर के साइड में है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, और जो अंदर के साइड में है, यहाँ आप देख रहे हो, ये इसका बाहर का पार्ट है, आउटर पार्ट है। तो यहाँ पे जो आपको मसल दिख रहा है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है।
और अंदर के साइड में, यहाँ आपको ये अंदर का साइड है, इस साइड जो मसल दिख रहा है वो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल है, अंदर के साइड का इंटरकोस्टल मसल है। अब इसमें होता क्या है कि एक तो डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिलता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, और साथ ही ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये रिब्स इस तरीके से बाहर की तरफ आते हैं, तो वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो थोरेसिक कैविटी जो होती है, रिब्स जो होते हैं, आगे की तरफ आते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट होके जब आगे की तरफ आते हैं तो वहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्लियर। और साथ ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो उस केस में ये जो चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। और जब यहाँ की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, और जिसके कारण बाहर का प्रेशर, बाहर का हाई प्रेशर जो होगा वो एयर अंदर की तरफ आ जाएगी। समझ में आया आपको। और जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि डायफ्राम रिलैक्स्ड पोजीशन पे आ जाती है। रिलैक्स हम लोग कब होते हैं? जब अपने घर में होते हैं, मतलब रिलैक्स, बिल्कुल आराम से। तो डायफ्राम का रिलैक्स पोजीशन क्या होगा? जिस पोजीशन में वो रहता है। और डायफ्राम किस पोजीशन में रहता है? इस पोजीशन में, ठीक है। वो इस पोजीशन में रिलैक्स्ड वे में रहता है, ठीक है। तो जब वो रिलैक्स्ड हुआ, इस पोजीशन में आया, तो अंदर की तरफ आया और यहाँ का वॉल्यूम कम हो गया, क्लियर। और जब वॉल्यूम कम हो गया, इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स्ड हुई, तो वो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो हम लोग अंदर से एयर बाहर एक्सेल करेंगे, यानी एक्सेलेशन होगा, CO2 बाहर निकलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। अगर नहीं आई है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करना, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि हेल्दी ह्यूमन जो होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं वो ब्रीथ करते हैं 12 to 16 टाइम्स। कितने टाइम्स? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम, हम लोग वॉल्यूम जो ब्रीदिंग मूवमेंट में जितना एयर बाहर निकालते हैं या अंदर लेते हैं, ठीक है, वो वॉल्यूम को अगर हम लोग मेज़र करना चाहें, वो किससे होगा? स्पायरोमीटर। यानी कि स्पायरोमीटर हमें हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, ओके। वो हम लोग कितना वॉल्यूम इनहेल एक्सेल करते हैं वो इससे पता चलता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चीज़ को एक बार रीड करो, NCERT बुक रीड करो, मेरे वीडियोस को देखो। एक बार अगर नहीं समझ में आए, आप 2 बार देखो, और फिर भी नहीं समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। और साथ ही साथ
आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो आप। बाय।